हाय अगेन, वेलकम टू ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए कुछ करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे थे एमसीक्यूज़ के थ्रू। हमारा एम है कि जिस मंथ में जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आए हैं उन सब के एमसीक्यू हम एक बार प्रैक्टिस कर लें ताकि हमारा रिवीजन अच्छे से हो सके। वी हैव स्टार्टेड विद द मंथ ऑफ जुलाई 2024 और उसके हमने कुछ 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। हम उसी चीज़ को आज आगे बढ़ाते हैं और मूव ऑन करते हैं। बिफोर आई कंटिन्यू, मेरे बारे में एक ब्रीफ इंट्रो। दिस इज़ डॉक्टर अपूर्व नायक फ्रॉम ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। मैंने जो है यूपीएससी के सारे अटैम्प्ट दिए हैं और उसमें से 3 मेंस भी लिखे हुए हैं और मैं एक इंस्टीट्यूट में एक एज अ प्रोफेशनल सीनियर फैकल्टी हूँ यूपीएससी के लिए फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। उसी चीज़ के परस्यूल में बेसिकली आई एम टीचिंग राइट नाउ। उस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के ऊपर। तो हमको डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के ऊपर 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज डीबीएस इज अ न्यूरो स्टिमुलेटर दैट डिलीवर्स माइल्ड इलेक्ट्रिकल करंट्स टू स्पेसिफिक ब्रेन रीजन्स लिंक्ड टू एपिलेप्टिक सीजर्स। And the second statement is epilepsy is a central nervous system disorder in which brain activity becomes abnormal। तो हमको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसमें से 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, बट बिफोर दैट आपको रिमाइंडर, आपको वीडियो को पॉज करना है कोई भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद, उसको सॉल्व करना है और उसे फिर उसके बाद ही प्ले करने की कोशिश करना है या सॉल्यूशन देखना है, ताकि आपको ये चीज़ पता रहे कि आपने वो चीज़ को अप्रोच सही सॉल्व करने में सही अप्रोच लगाई थी कि नहीं। बेसिकली डीप ब्रेन स्टिमुलेशन क्या होता है? इसमें हम बेसिकली एक मेडिकल डिवाइस इम्प्लांट करते हैं जिससे ब्रेन के स्पेसिफिक रीजन में इलेक्ट्रिकल करंट्स जाते हैं उन एरियाज़ में जिन एरियाज़ से हमको सीज़र या एपिलेप्सी या जिसको हिंदी में मिर्गी बोला जाता है, वो मिर्गी के दौरे आते हैं। ये मिर्गी को ट्रीट करने के लिए यहाँ पे हम डीबीएस की मेथड यूज़ करते हैं। ये जनरली ये मेथड वहाँ पे यूज़ की जाती है जहाँ पे एपिलेप्सी की डिसीज़ में मेडिकेशन जो है वो रेजिस्टेंट हो चुकी हैं। तो इस रिगार्ड में ये दूसरा स्टेटमेंट भी मेडिकल एपिलेप्सी, रेजिस्टेंट एपिलेप्सी से रिलेटेड हमको आ जाता है। तो पहला स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ राइट एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज़ एपिलेप्सी इज़ अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर इन विच ब्रेन एक्टिविटी बिकम्स एबनॉर्मल। दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो राइट, रीज़न बीइंग क्योंकि एपिलेप्सी जो है ये ब्रेन के ही किसी रीजन में कोई एक्टिविटी जब एबनॉर्मल हो जाती है तो इस कारण से होती है। तो इसमें ये दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं। दैट इज़ वाई द करेक्ट आंसर इज सी। देन वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, हमको बताना है इनमें से कौन से सही हैं और कौन से गलत। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ये एक एल्गोरिदम बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो फेस का डिजिटल मैप बनाती है इंडिविजुअल के किसी भी पर्सन के फेशियल फीचर्स को यूज़ करके और उसको डाटाबेस से मैच करके। दूसरा, ये टेक्नोलॉजी मोबाइल फ़ोन, एयरपोर्ट, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कोई भी यूज़ कर सकता है, कहीं पे भी यूज़ हो सकती है। तीसरा, इसमें अभी करंटली फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी लॉ इंडिया में नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ये जो टेक्नोलॉजी है फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी, ये एल्गोरिदम बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो किसी भी पर्सन का एक डिजिटल मैप बनाती है फेस का और उसको अपने डाटाबेस से मैच करती है उस पर्सन का आइडेंटिफिकेशन करने में। ये टेक्नोलॉजी मोबाइल फ़ोन, एयरपोर्ट, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कहीं पर भी यूज़ कर सकती हैं, बट करेंटली कोई लॉ नहीं है ऐसा जो फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करता है। तो इस हिसाब से ओनली फर्स्ट एंड सेकंड इज़ करेक्ट। दैट इज़ वाई द आंसर इज़ थर्ड स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई एब्सेंस है लीगल फ्रेमवर्क का, कोई लीगल फ्रेमवर्क या लॉ नहीं है। फॉर दैट रीज़न ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दैट इज़ वाई द आंसर इज़ डी, ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन आता है व्हाट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पोलियो डिसीज़। पोलियो डिसीज़ से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट हमको यहाँ पे दिए हुए हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ये एक हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिसीज़ है जो माउथ के थ्रू बॉडी में जाती है और इंटेस्टाइन में मल्टीप्लाई होती है और उसके बाद ये नर्वस सिस्टम को अटैक करती है। सेकेंड स्टेटमेंट इज़ फर्स्ट सक्सेसफुल पोलियो वैक्सीन जो है ये जोनस सार्क ने बनाई थी। और थर्ड स्टेटमेंट इज़ इंडिया को WHO ने 2015 में पोलियो फ्री डिक्लेयर किया था, जिसमें 3 साल तक हमारे पास कोई भी एक केस पोलियो का नहीं आया था। उसके बाद WHO ने ऐसा हमको डिक्लेयर किया था। तो हमको बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ये एक हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिसीज़ है जो हमारे नर्वस सिस्टम को अटैक करती है इंटेस्टाइन के थ्रू बॉडी में जाके। देन उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट। इन्होंने फर्स्ट सक्सेसफुल पोलियो वैक्सीन बनाई थी जोनस सॉक ने। और तीसरा, इंडिया जो है ये स्टेटमेंट गलत है। इंडिया जो है WHO ने इसको 2014 में पोलियो फ्री डिक्लेयर किया था, ना कि 2015 में।
तो यहाँ पे दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दैट इज़ वाई द आंसर इज बी 1 and 2 ओनली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडेक्स एलिमेंटेरियस का प्राइमरी पर्पस क्या है? कोडेक्स एलिमेंटेरियस एक सिस्टम का नाम है। आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो बेसिकली ऑप्शन है जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज़ बी। कोडेक्स एलिमेंटेरियस जो है ये इंटरनेशनली अडॉप्टेड फूड स्टैंडर्ड्स हैं कि मिनिमम कौन कौन से स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस और कोड्स ऑफ प्रैक्टिस हमको फॉलो करना चाहिए खाने की सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है उसको एश्योर करने के लिए। आपको पता होगा हमारी एक एजेंसी है FSSAI जो हमारे फूड मार्केट में, जो हमारे फूड से रिलेटेड मार्केट में जितने भी फूड या एडिबल प्रोडक्ट्स हैं उनको चेक करती है कि उनमें प्रॉपर मिनिमम स्टैंडर्ड्स की क्वालिटी या कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं है। वो एक ग्लोबल लेवल पे जो गाइडलाइन ऑफ फूड स्टैंडर्ड सेट करने का काम है वो बेसिकली यहाँ पे कोडेक्स एलिमेंटेरियस स्टैंडर्ड्स करते हैं। देन उसके बाद डिजिटल इंडिया से रिलेटेड हमको 2 स्टेटमेंट दिए हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट, डिजिटल इंडिया जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने लॉन्च किया था इंडिया को एक डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी बनाने के लिए। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज़ ब्रॉडवे, हाईवेज एंड यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी डिजिटल इंडिया के 11 पिलर्स में से एक, दो वो हैं, पर्पस हैं, ऑब्जेक्टिव हैं। तो यहाँ पे हमको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग क्योंकि ये जो है डिजिटल इंडिया मिशन ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया था। एंड द सेकेंड थिंग इज़ डिजिटल इंडिया मिशन जो है उसके 11 नहीं 9 पिलर्स हैं, देयर आर 9 पिलर्स ऑफ इट। ये बात सही है कि ब्रॉडबैंड, हाईवे और यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी उन 2 पिलर्स में से एक आती है। सो फॉर दैट रीज़न यहाँ पे डी जो है ये आंसर सही है, नाइदर 1 nor 2, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। देन नैनो कंपोजिट से रिलेटेड हमको 2 स्टेटमेंट यहाँ पे पूछे गए हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नैनो कंपोजिट। तो नैनो कंपोजिट 2 या 2 से ज़्यादा मटेरियल का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें से एटलीस्ट एक जो है ये नैनो मटेरियल होता है। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज़ ये कैटालिसिस, एनर्जी स्टोरेज, सेंसर, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोमेडिकल फील्ड, कोटिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन इन सब में यूज़ होता है। सो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट में फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। रीज़न बीइंग नैनो कंपोजिट का मतलब ही होता है जिसमें एक मटेरियल जो है वो एटलीस्ट नैनो साइज़ का हो। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर की जो साइज़ होती है। इस साइज़ के जब कोई पार्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं तो उनको नैनो मटेरियल बोला जाता है। तो यहाँ पे कंपोजिट का मतलब होता है जब आप 2-3 चीज़ों को कंबाइन करते हो। तो यहाँ पे नैनो कंपोजिट में बेसिकली वन मटेरियल इज सच दैट उसके जो पार्टिकल्स का साइज़ है वो नैनो साइज़ से कम हो, नैनोमीटर के साइज़ से या उससे कम हो। देन ये सारी प्रोसेस में यूज़ होता है। देखिए इस टाइप के जब स्टेटमेंट आते हैं टू कॉम्प्लेक्स टू बी अंडरस्टूड, क्योंकि ये इनमें से बहुत सारी फील्ड हैं जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किए। तो इवन इफ़ यू आर अवेयर अबाउट 1 or 2 स्टेटमेंट दैट इज़ नॉट 100% गारंटी, बट इन केस इफ़ यू डू नॉट नो 1 or 2 फील्ड लाइक बायोमेडिकल फील्ड, कोटिंग्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, इट इज़ स्टिल एज प्लॉजिबल कि वहाँ पे इन मटेरियल्स का यूज़ करके साइंटिफिक फील्ड्स में और एडवांसमेंट किए जा सकें। तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट दोनों सही है, दैट इज़ सी इज़ द आंसर बोथ 1 and 2। आई एम नॉट एंडोर्सिंग, प्लीज़ डू रिमेंबर, आई एम नॉट एंडोर्सिंग कि आप इस बेसिस पे हर बार तुक्का लगाइए। बट कई जगह अगर कई फील्ड में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है बट यू नो, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में नैनो मटेरियल्स का यूज़ किया जा रहा है, दिस वाज इन करंट अफेयर फॉर होल राउंड द ईयर। तो अगर आपको 2 या 3 चीज़ें ऐसी लगती हैं जहाँ पे आपको लगता है कि यू हैव रेड अबाउट इट, चांसेस आर कि वो स्टेटमेंट ज़्यादा चांस सही होने के चांस हैं। देन उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट घड़ियाल। घड़ियाल से रिलेटेड हमको 3 स्टेटमेंट पूछे गए हैं। पहला, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है IUCN रेड लिस्ट के अकॉर्डिंगली। दूसरा, ये गेंजिस रिवर और ट्रिब्यूटरीज जो हैं इसकी प्राइमरी हैबिटेट है इंडिया में। और तीसरा, घड़ियाल जो हैं उनके स्नाउट पे एक प्रोमिनेंट बम्प होता है, एक बम्प सा होता है, उभरा हुआ सा पोर्शन होता है जिसको घड़ा बोलते हैं। तो हमको बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। सो पहला स्टेटमेंट, यहाँ पे हम सॉल्यूशन देखते हैं। सो यहाँ पे आंसर है डी, ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले घड़ियाल जो है ये बहुत ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड एनिमल है, इसका बिल्कुल एक्सटिंक्शन के बहुत ये क्लोज पहुँच गया है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ राइट। सेकेंड स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो राइट। घड़ियाल जो हैं पहले ब्रह्मपुत्र, गंगा, इंडस, महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी रिवर सिस्टम में मिलते थे इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान में। लेकिन करेंटली इनकी जो मेजर पॉपुलेशन है वो गंगा की 3 ट्रिब्यूटरी में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, एक चंबल और गिरवा में इंडिया में,
और नेपाल में एक रिवर सिस्टम है राप्ती नारायणी रिवर सिस्टम, ये वहाँ पे सबसे ज़्यादा अब मिलते हैं, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एंड द थर्ड स्टेटमेंट, घड़ियाल का सबसे प्रोमिनेंट फीचर होता है यहाँ पे इसके जो टिप है ये इसका स्नाउट कहलाता है। ये जो स्नाउट का जो टिप है इस पर एक मटका जैसा एक पॉट जैसा एक शेप, उल्टा पॉट जैसा एक शेप बना होता है, जो इसका डिस्टिंक्टिव या यूनिक फीचर है। तो स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है, दैट इज़ वाई द आंसर इज डी, दैट इज़ ऑल 1, 2 एंड 3। देन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीसी महालानुबिस, प्रशांत चंद्र महालानुबिस से रिलेटेड हमको 2 स्टेटमेंट पूछे गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो है ये प्रोफेसर पीसी महालानुबिस की बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज़ ये इंडिया के इनॉग्रल प्लानिंग कमीशन जो थे, सबसे पहला जो प्लानिंग कमीशन बना था उसके मेंबर थे और इनको पद्म विभूषण का अवार्ड भी मिला हुआ है। तो हमको बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं बताना है, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, दोनों में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, दैट इज़ वाई द आंसर इज़ डी, नाइदर 1 एंड 2। हमारे यहाँ 29 जून 2024 को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है, जिस दिन प्रोफेसर पीसी महालानुबिस की बर्थ एनिवर्सरी होती है। उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए ये डे मनाया जाता है। देन इसके बाद इसमें एक डाटा पोर्टल बनाया गया है, ई सांख्यिकी डाटा पोर्टल और सेंट्रल डाटा रिपोजिटरी। इस दिन ये लॉन्च की गई थी 29 जून 2024 को, जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड एक पूरा पोर्टल है जिसमें मिनिस्ट्री अपने सारे स्टैटिस्टिक्स पोस्ट करती है। ये पीसी महालानुबिस जो थे इन्होंने बेसिकली स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में इंडिया में बहुत काम किया है और इसीलिए बेसिकली ये इंडिया के पहले प्लानिंग कमीशन जो थे उनके भी मेंबर रहे थे और इन्होंने एक इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करने में हेल्प की थी, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था, दैट इज़ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन 1931 में। और इनका जो कंट्रीब्यूशन इन्होंने साइंस और स्टैटिस्टिक्स को दिया है उसके लिए इनको पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स ऑन अराकू कॉफ़ी। अराकू कॉफ़ी के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला, ये अराकू वैली अल्लूरी सीताराम राजू डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश यहाँ पे ग्रो की जाती है। और दूसरा स्टेटमेंट, इसको जीआई टैग मिला है कुछ अदर कॉफ़ी वैरायटीज़ के साथ इंडिया में। तो आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसमें भी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ 1 एंड 2। अराकू कॉफ़ी एक स्पेशल टाइप की कॉफ़ी होती है, एक स्पेशल वेरिएंट होता है कॉफ़ी का, जो आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे मिलता है। ये अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, तो इनके बारे में आपको रीड करना है। इस कॉफ़ी की यूनिक चीज़ क्या है कि इसमें आपको चॉकलेट, कैरामल और फ्रूटी जो एक एसिडिक टेस्ट आता है उसका एक कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है, एक यूनिक फ्लेवर देखने के लिए मिलता है। और इसको बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं, इंक्लूडिंग द बेस्ट रोबस्टा अवार्ड एट कैफे डी कोलंबिया कॉम्पिटिशन। इसको 2019 में जीआई टैग दिया गया था इसकी यूनिक क्वालिटी के लिए। और कौन कौन सी कॉफ़ी की वैरायटी हमारे इंडिया में मिलती हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, तो इसमें कर्नाटका में कुछ कॉफ़ी की वैरायटी आती हैं जैसे कुर्ग अरेबिका, वयनाड रोबस्टा, चिकमगलूर अरेबिका, बाबा बुडानगिरिस अरेबिका। देन उसके बाद केरला में कॉफ़ी की वैरायटी होती है मॉनसून मालाबार रोबस्टा। ये कॉफ़ी की कुछ वैरायटी हैं जिनको जीआई टैग और मिला हुआ है। तो ये 3 जगह हैं, कर्नाटका, आंध्र और केरला, ये 3 जगह कॉफ़ी की कुछ वैराइटीज़ को जीआई टैग मिला हुआ है, वहाँ पे जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, या आपको यहाँ पे याद रखना है। देन उसके बाद एक क्वेश्चन आता है हमको प्रोजेक्ट नेक्सस के ऊपर। प्रोजेक्ट नेक्सस से रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, हमको यहाँ पे ये बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ये आरबीआई के इनोवेशन हब ने प्रोजेक्ट नेक्सस स्टार्ट किया है। और दूसरा, ये मल्टीपल डोमेस्टिक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम जैसे यूपीआई जो होता है, ये मल्टीपल कंट्रीज़ के यूपीआई के थ्रू क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करने में, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ईजी बनाने में ये इसके लिए काम करता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। तो इसमें सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट इज़ राइट, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। सबसे पहले तो ये प्रोजेक्ट नेक्सस है क्या, इसमें बेसिकली मल्टीपल कंट्रीज़ के इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम होते हैं, जो आप क्यूआर कोड स्कैन वगैरह करके और आप पेमेंट करते हैं इंस्टेंटली। इसमें अब आप एक कंट्री से अगर दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं तो दूसरी कंट्री में आप इंस्टेंट पेमेंट कर पाएँ, उसके लिए ये इंटर कनेक्शन मल्टीपल कंट्रीज़ के बीच में इंटर कनेक्शन सेट करने की ये प्रोजेक्ट एम कर रहा है। ये प्रोजेक्ट किसने स्टार्ट किया है, बेसिल में स्विट्ज़रलैंड में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है, उसका इनोवेशन हब है जो ये प्रोजेक्ट जो है इसने कंसेप्चुलाइज किया है। देन उसके बाद क्वेश्चन 31, नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमको पुडुचेरी के कुछ टेरिटरीज़ के नाम दिए हैं और हमको बताना है कि वो उसके पास में सबसे पास में स्टेट कौन सा है। तो यहाँ पे एक कॉलम मैच किया गया है। कराईकल के सबसे पास में तमिलनाडु है, माहे के सबसे पास में केरला है और यानम के सबसे पास में आंध्र प्रदेश है। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से सही हैं, मैच सही करे गए हैं। तो सबसे पहले तो हम पुडुचेरी देख लेते हैं। पुडुचेरी जो है बेसिकली 4 टेरिटरीज़ के ग्रुप को बोलते हैं। यहाँ पे 4 टेरिटरीज़ हैं। तो यहाँ पे वन ऑफ द टेरिटरी यानम इज़ इन आंध्र प्रदेश, एसोसिएटेड विद आंध्र प्रदेश, देन पुडुचेरी एंड कराईकल, एंड देन उसके बाद आती है थर्ड टेरिटरी दैट इज़ माहे। ये केरला के पास में या केरला से क्लोज़ है। तो ये 3 स्टेट के यहाँ पे हमने ये 4 टेरिटरी पुडुचेरी की हमने यहाँ पे देख ली, जो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये पुडुचेरी की टेरिटरी कब बनाई गई थी? 1962 में। ये फ्रेंच की पुरानी कॉलोनीज़ थी, फ्रेंच के अंडर में थी ये 4 कॉलोनीज़, उनको हमने इंडिया में इंटीग्रेट किया था। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? कराईकल तमिलनाडु में, दिस इज़ राइट। माहे केरला में, दिस इज़ ऑल्सो राइट। देन उसके बाद यानम आंध्र प्रदेश में, दिस इज़ ऑल्सो राइट। तो ये तीनों ही पेयर सही मैच करे गए हैं, दैट इज़ वाई द आंसर इज़ डी। देन उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स फ्रंट रनिंग इन स्टॉक मार्केट। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में था कि स्टॉक मार्केट में कुछ लोग जो हैं, पर्टिकुलरली केतन पारेख का नाम आया था, जो फ्रंट रनिंग के स्कैम में इनके ऊपर चार्ज लगे हैं। तो ये फ्रंट रनिंग क्या कहलाता है? आपको इन चारों स्टेटमेंट में से बताना है कौन सा सही है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड 4 स्टेटमेंट्स में से देख के बताइए कि इनमें से कौन सा होगा, उसके बाद प्ले करिएगा। द आंसर इज़ बेसिकली सी। तो यहाँ पे ब्रोकर, ये फ्रंट रनिंग क्या होता है? जैसे कोई शेयर मार्केट में ब्रोकर होते हैं या एजेंट होते हैं जो अपने इन्वेस्टर्स का पैसा कहीं कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर इनको ये पता हो कि इन्वेस्टर्स मतलब कहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा किसी पर्टिकुलर शेयर या स्टॉक में, कौन सा एक शेयर या स्टॉक है जहाँ पे बहुत हाई अमाउंट में पैसे लगने वाले हैं जिससे उसकी प्राइस बहुत बढ़ जाएगी, तो ये इन्वेस्टर्स के पैसे लग पाएँ, इनको पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये पैसे लगा पाएँ इन्वेस्टर्स, उसके पहले ही ये अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि उनकी उस शेयर की वैल्यू बढ़ने के बाद इनके प्राइसेस जो हैं या उनकी प्रॉफिट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ये जो मार्केट मैनिपुलेशन होता है, अनएथिकल प्रैक्टिस जो होती है, इसको बोलते हैं फ्रंट रनिंग। तो यहाँ पे आंसर सी इज़ करेक्ट। अ ब्रोकर और एजेंट एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर ऑफ देयर ओन अकाउंट अहेड ऑफ क्लाइंट ऑर्डर टू प्रॉफिट फ्रॉम एंटिसिपेटेड मूवमेंट इन स्टॉक प्राइस। तो ये हमारा यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट से रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं? सबसे पहला, ये शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी नीड को एड्रेस करने के लिए या फिर सॉल्व करने के लिए होती है। पहला, ये इस स्वैप ऑपरेशन में कोई एक्सचेंज रेट रिस्क नहीं होता। एंड तीसरा, आरबीआई जो है ये $10 बिलियन तक के स्वैप एग्रीमेंट जो है, अरेंजमेंट जो है, ये ऑफ़र कर सकते हैं सार्क स्वैप फैसिलिटी के अंदर में। तो आपको बताना है इन तीनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। द आंसर इज़ बेसिकली ऑल द 3, यहाँ पे ओनली 2, मतलब हमको ये बताना है इस क्वेश्चन में 1 और 2 वाला ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे हमको ये बताना है कि 3 में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। तो इसमें से 2 स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ राइट बिकॉज यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जब आपके पास किसी कारण से फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज हो जाए और आपको इंटरनेशनल मार्केट में फ़ॉरेन एक्सचेंज ख़रीदना बहुत महंगा पड़ रहा हो किसी कंट्री को, तो अगर किसी एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के साथ कोई स्वैप एग्रीमेंट किया हो, तो उसमें जिस डेट पे एग्रीमेंट हुआ था उस डेट पे जो एक्सचेंज रेट चल रहा था, उस एक्सचेंज रेट के हिसाब से ये एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि इस तारीख को कभी हमको ज़रूरत पड़ी फ्यूचर में, तो हम आपसे इतना फ़ॉरेन एक्सचेंज ख़रीद लेंगे पुराने रेट के हिसाब से, जब रेट कम चल रहा था। तो ऐसे में क्या होता है कि कभी किसी कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी हो गई इंपोर्ट ख़रीदने के लिए, तो उस केस में वो दूसरी कंट्री जिससे उन्होंने एग्रीमेंट किया है वो करेंसी, जैसे कि डॉलर, जो इंटरनेशनल मार्केट में ख़रीदना उनको महंगा पड़ेगा, वो पुराने सस्ते रेट पे ख़रीद लेते हैं अप टू अ लिमिट, जिस लिमिट तक का एग्रीमेंट हुआ हो। दूसरा, इसमें कोई एक्सचेंज रेट रिस्क नहीं होती, बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए आपने 20 जून को कोई एग्रीमेंट किया है और उस दिन एक्सचेंज रेट चल रहा था, मान लीजिए $1 इज़ इक्वल टू ₹50। तो अब मान लीजिए फ्यूचर में $1 ₹70 भी हो जाता है, तो भी आपको $1 ₹50 पे ही डॉलर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे इसमें कोई एक्सचेंज रेट रिस्क नहीं होती। एक्सचेंज रेट कभी भी बढ़ता कम हो सकता है, लेकिन वहाँ पे आपको अपने पैसे एश्योर रहेंगे।
तीसरा आरबीआई जो है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसके अंदर में एक एग्रीमेंट हुआ है करेंसी स्वैप का। इसके अंदर में $10 बिलियन तक का ये स्वैप अरेंजमेंट प्रोवाइड कर सकता है आरबीआई। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि वहाँ पे $10 बिलियन नहीं है, वहाँ पे $2 बिलियन है। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो सिर्फ ये फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट राइट है, दैट इज़ वाई द आंसर इज़ बी ओनली 2। देन उसके बाद एक क्वेश्चन आता है रिप्लेस एक्शन फ्रेमवर्क। ये कई बार न्यूज़ में देखने के लिए आता है, हमको बताना है ये किससे रिलेटेड है। तो आप अगेन पॉज करके इसका आंसर सोचिए, उसके बाद ही वीडियो को प्ले करिएगा। द आंसर इज़ एलिमिनेटिंग ट्रांस फैट फ्रॉम फूड आइटम। ये ट्रांस फैट हमने अभी पिछले जून का जो वीडियो पढ़ा था, अभी जुलाई वाला फर्स्ट वीडियो जो था उसमें भी क्वेश्चन सॉल्व किया था इसका। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे WHO ने फूड आइटम्स में से ट्रांस फैट, जो कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला गंदा कोलेस्ट्रॉल जो होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, वो हमारी बॉडी में ये बनाने की कैपेसिटी रखता है। WHO चाहती है कि हम ये ट्रांस फैट अपने फूड आइटम में से ख़त्म कर लें, और उसी के लिए उन्होंने एक एक्शन फ्रेमवर्क निकाला है सारी कंट्रीज़ के लिए, दैट इज़ रिप्लेस एक्शन फ्रेमवर्क। इसमें रिप्लेस में हर वर्ड का एक मीनिंग है। आप इस वीडियो को पॉज करके पहले इसको एक बार रीड करिए पूरा, रिव्यू, प्रमोट, लेजिस्लेट, एसेस, और कैसे मतलब गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप्स लेना है, बेसिकली स्टेप्स की लिस्ट दी हुई है। तो प्लीज़ रीड इट बाय योरसेल्फ कि यहाँ पे रिप्लेस फ्रेमवर्क के हर वर्ड का मीनिंग क्या है, उसके बाद ही मूव ऑन। तो यहाँ पे आंसर हो गया हमारा सी, एलिमिनेटिंग ट्रांस फैट फ्रॉम फूड आइटम। देन सीरो से रिलेटेड एक एनिमल है सीरो, उससे रिलेटेड हमको एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, 3 स्टेटमेंट देखे। फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ हिमालयन सीरो जो हैं ये ईस्टर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न हिमालयाज़ में मिलते हैं, लेकिन ट्रांस हिमालय में नहीं मिलते। ट्रांस हिमालय क्या है, जैसे हमारा ये जो इंडिया है, तो ये इंडिया का ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन जहाँ पे काराकोरम रेंजेस वगैरह हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज ट्रांस हिमालय। तो हमसे वो ये पूछा जा रहा है कि हिमालयन सीरो ट्रांस हिमालय में नहीं मिलता, लेकिन ईस्टर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न हिमालयाज़ में मिलता है। मतलब हिमालयाज़ के जो बाकी रीजन है यहाँ पे हमको मिलता है। दूसरा, ये IUCN रेड लिस्ट में थ्रेटेंड कैटेगरी में आता है, मतलब इसकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से कम हो रही है। और तीसरा, इसके फोटोग्राफिक एविडेंस जो हैं वो रिसेंटली अभी वेस्टर्न असम के रेमोना नेशनल पार्क में हमको देखने के लिए मिले हैं। तो हमको बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। सो द फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट। हिमालयन सीरो कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ये कुछ गोट, डियर, पिग, सबके कुछ कुछ थोड़े थोड़े फीचर हमको इसमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ये हिमालयन सीरो जो है ये बेसिकली ईस्टर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न हिमालय में मिलता है, लेकिन ट्रांस हिमालयन रीजन में नहीं मिलता। ये 2000 से 4000 मीटर की हाइट पे पहाड़ों पे मिलता है, और ये थ्रेटेंड नहीं, वल्नरेबल कैटेगरी में आता है IUCN रेड लिस्ट की, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट इज़ राइट। अभी रिसेंटली ये वेस्टर्न असम के रेमोना नेशनल पार्क में हमको देखने के लिए मिला था, दैट इज़ वाई द आंसर इज C, 1 and 3 ओनली। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंडियन ईगल आउल, एक और हमको एनिमल का नाम दिया है, इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट आपसे पूछे गए हैं। ये एक लार्ज हॉर्न्ड आउल स्पीशीज़ है जो हिली और रॉकी स्क्रब फॉरेस्ट में हमको देखने के लिए मिलती है। और दूसरा, इसको पहले यूरेशियन ईगल आउल का एक सब स्पीशीज़ माना जाता था। तो हमको बताना है इन दोनों में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। सो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं ये सही हैं। रीज़न बीइंग यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट में ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो नाइदर 1 नाइदर 2 हो जाता है, कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है इन दोनों में से। तो हिमालयन ईगल आउल क्या है, ये बेसिकली एक आउल ही होता है जिसकी आँखें, यूरोप में मिलने वाले जो आउल होते हैं, आँखें, फेस, वो सब काफ़ी कुछ सिमिलर उसकी तरह मिलते हैं, और इसीलिए उसको अभी तक यूरेशियन ईगल आउल की तरह ट्रीट किया जाता था। इसको रिसेंटली एक सेपरेट स्पीशीज़ की तरह जो है वो क्लासीफाई किया गया है, इसलिए स्टेटमेंट 2 जो है ये भी रॉन्ग है। इसका एक बहुत ही डीप सा बूमिंग कॉल आता है जो शाम को या सुबह हमको सुनने के लिए, अर्ली मॉर्निंग में हमको सुनने के लिए मिलता है, जिन रीजन्स में ये मिलता है। सो फॉर दैट रीज़न बोथ नाइदर 1 और 2 आर इनकरेक्ट, ये दोनों ही इनकरेक्ट नहीं है, इसलिए आंसर होता है डी। देन आता है शहर प्रोग्राम से रिलेटेड एक क्वेश्चन, ये भी रिसेंटली ये न्यूज़ में चल रहा था। तो ये शहर प्रोग्राम से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट हमको दिए हैं कि शहर प्रोग्राम जो है यूनेस्को और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने मिलकर लॉन्च किया है। ये जो है वुमेन को फाइनेंशियल टूल्स एक्सेस करने में हेल्प करेगा जो बिज़नेस ग्रोथ या जॉब क्रिएशन के लिए ज़रूरी होते हैं। तो हमको बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो सबसे पहला इज़ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग।
यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है शहर प्रोग्राम, ये वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म और ट्रांस यूनियन सिविल नाम की एक एजेंसी है, इन्होंने मिलकर चलाया है। इसका मेन एम है वुमेन जिनको फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं होती, क्रेडिट कहाँ से मिलता है, लोन कहाँ से मिलता है, ये सारी चीज़ें नहीं मिलती, ये उनके थ्रू एक क्रेडिट प्रोग्राम या क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम की तरह काम करता है। ये वुमेन को फाइनेंशियल टूल्स वो एक्सेस करने में और उनको प्रमोट करता है बिज़नेस चालू करने के लिए। तो इसलिए स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। दैट इज़ वाई ओनली आंसर इज़ B2 ओनली। देन एक रीजन के बारे में हमको क्वेश्चन पूछा है, लंबायक रीजन, ये बेसिकली कहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है, हमको ये पूछा है। तो आपको बताना है इन चारों कंट्रीज़ में से कौन सी कंट्री में लंबायक रीजन मिलता है। सो आंसर इज़ पेरू। ये नॉर्थ वेस्टर्न पेरू के कोस्टल रीजन में मिलता है। इसका नाम कहाँ से आता है, यहाँ पे एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन थी, जैसे हमारे यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वैसे वहाँ पे एक इनकास सिविलाइजेशन थी। तो ये इनकास सिविलाइजेशन के पहले से ये रीजन जो है ये हमको वहाँ से नाम देखने के लिए मिलता है, सिक्कन कल्चर से बिलोंगिंग। तो आपको यहाँ पे इसका प्लेस का नाम याद रखना है। देन उसके बाद हमको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कुछ लिस्ट दी हुई है। तो यहाँ पे लिस्ट में क्या क्या नाम आते हैं, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट, डिफेंस कॉरिडोर और इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ये 4 चीज़ों के नाम दिए हैं। हमको बताना ये है कि इनमें से कौन कौन से इनिशिएटिव हैं जो इंडिया को डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये चारों ही आंसर सही हैं। यहाँ पे चारों ही चीज़ें डिफेंस एक्विजिशन के इंडिया का डिफेंस में आत्मनिर्भरता लाने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर जो है ये हमारी जो लोकल कंपनीज़ हैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, उनमें प्रमोट करके डिफेंस के इक्विपमेंट को और प्रोड्यूस करवाना चाहती है। देन पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट है, गवर्नमेंट ने एक लिस्ट बनाई है जिसमें इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए कंपलसरी है कि वो जो आइटम्स हैं वो डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स या डिफेंस की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो उनसे ही खरीदेंगी। देन थर्ड डिफेंस कॉरिडोर, ये डेडिकेटेड रीजन्स हैं या एरियाज़ हैं जो इंडिजिनस प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस या एरोस्पेस रिलेटेड आइटम बनाने के लिए डेडिकेट किए गए हैं। तो यूपी और तमिलनाडु में कुछ कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं जहाँ पे डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग डेडिकेटेड तरीके से की जाएगी। एंड द फोर्थ इज़ आईडेक्स, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ये डिफेंस और एरोस्पेस की फील्ड में स्टार्टअप्स जो काम कर रहे हैं, जो नई नई इनोवेशन कर रहे हैं, उनको सपोर्ट या प्रमोट करने के लिए है। तो ये चारों ही चीज़ें डिफेंस को में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं। दैट इज़ वाई द आंसर इज़ D 1, 2, 3 एंड 4। देन उसके बाद आता है इस एपिलियन के बारे में हमको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। एपिलियन क्या होता है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ एपिलियन अर्थ की इलिप्टिकल ऑर्बिट का नेचुरल कंसिक्वेंस है जो प्लैनेट्स के बीच में ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन के कारण होता है। और दूसरा, अर्थ की जो पेरीहेलियन और एपिलियन की डेट है वो फिक्स्ड हैं डिपेंडिंग ऑन ऑर्बिट की वेरिएशन की कितनी है, ऑर्बिट की जो टिल्ट है, ऑर्बिट का जो इलिप्टिसिटी है उसमें कितना वेरिएशन है उसके हिसाब से डेट फिक्स है। तो हमको बताना है दोनों स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। सबसे पहले तो एपिलियन और पेरिलियन क्या होता है। जैसे अर्थ की जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर नहीं है इस तरह से, इट इज़ इन इलिप्टिकल फॉर्म, ये इस तरीके से इलिप्टिकल है। तो इसमें एक पॉइंट आता है जब अर्थ सन के सबसे क्लोजेस्ट होती है और एक पॉइंट आता है जहाँ पे अर्थ सबसे दूर होती है सन के। तो ये वाला जो पॉइंट जहाँ पे अर्थ सन से सबसे दूर होती है पूरी ऑर्बिट में, इसको बोलते हैं एपिलियन। और ये वाला जो पॉइंट जहाँ पे अर्थ सन के सबसे क्लोजेस्ट होती है इसको बोलते हैं पेरीहेलियन। तो पेरीहेलियन और एपिलियन, क्वेश्चन हमको ये पूछा है कि इनकी डेट फिक्स है, साल भर में कब अर्थ एपिलियन पे पहुँचेगी और पेरीहेलियन पे पहुँचेगी, इसकी डेट फिक्स है। और पहला स्टेटमेंट एपिलियन जो है ये अर्थ की इलिप्टिकल ऑर्बिट के कारण होता है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है क्योंकि हमको पता है, हमने अभी जस्ट देखा कि इलिप्टिकल ऑर्बिट के कारण ये एपिलियन का पॉइंट आता है। बट द सेकेंड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। अर्थ की ऑर्बिट में वेरिएशन होते हैं, कभी कभी स्पीड्स थोड़ा आगे पीछे होती है, कभी कभी ऑर्बिट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के डिफरेंसेस या वेरिएशन के कारण उसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है या डिस्टेंस हल्का पीछे रह जाती है उसका मूवमेंट। तो उस कारण से डेट जो है एग्जैक्टली सेम डेट पे नहीं आती। एपिलियन और पेरिलियन एग्जैक्टली सेम डेट पे नहीं आता। फॉर दैट रीज़न स्टेटमेंट 2 इज़ रॉन्ग एंड ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ रॉन्ग, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज़ ए। देन उसके बाद आता है फंगी से रिलेटेड हमको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमको बताना है कौन से सही है। फंगी, फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ये प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं जिसमें उसकी डेडिकेटेड ऑर्गेनेलीज नहीं होती और क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। दूसरा, ये वर्ल्ड के सारे टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलते हैं जहाँ पे सफिशिएंट मॉइस्चर इसको मिलता है।
और तीसरा, फंगी जो हैं ये लैंड और वाटर कहीं पे भी मिल सकते हैं। फ्रेश वाटर फंगी जो हैं ये क्लीन कूल वाटर में मिलते हैं, क्योंकि ये ओशन वाटर के हाई सॉल्ट को एक्सेप्ट या अडॉप्ट नहीं कर पाते। हमको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो इसमें फर्स्ट वाला स्टेटमेंट बस रॉन्ग है। फंगी जो होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल नहीं होता, ये यूकैरियोटिक सेल होता है। आपको अगर इसमें डिफरेंस नहीं पता है तो ये आपके लिए होमवर्क है कि सबसे पहले आपको ये पढ़ना है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। सेकेंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर राइट। ये फंगी जो है वर्ल्ड के सारे रीजन्स में मिलता है जहाँ पे भी मॉइस्चर अवेलेबिलिटी हो। एंड द थर्ड रीज़न इज़ ये वाटर में फ्रेश वाटर फंगी जो होती है ये साफ़ कूल वाटर में ही हमको देखने के लिए मिलती है। सो ओनली सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज़ राइट, दैट इज़ वाई द आंसर इज़ बी। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकुलेट मैटर से रिलेटेड। यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर से रिलेटेड हमको दो स्टेटमेंट दिए हैं, हमको बताना है कौन सा सही है। सो PM 2.5 जो होता है ये हमारे नेज़ल, नोज़ और थ्रोट, गले के रीजन को ईजिली बाईपास कर लेता है और डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में हमारी एंटर कर सकता है। और दूसरा, WHO ने PM 2.5 के जो पॉल्यूटेंट हैं उनकी लिमिट क्या बताई है एयर में जो होनी चाहिए, दैट इज़ 15 माइक्रोग्राम पर मीट्रिक क्यूब या पर लीटर ऑफ एयर। तो हमको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। PM 2.5 बहुत छोटे छोटे पॉल्यूशन में पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे पूरी नोज़ को पास करके, नोज़ की स्किन को पास करके ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर सकते हैं। और इसीलिए WHO ने ये बोला है कि इन्वायरमेंट में या एयर में इसका अमाउंट 15 माइक्रोग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो द आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2। देन उसके बाद आता है एक टेम्पल का हमको नाम दिया गया है समयपुरम टेम्पल। हमको बताना है कि इस टेम्पल से रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। सो पहला स्टेटमेंट इस, ये टेम्पल तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली नाम की जगह पे है और ये 1200 साल पुराना है। और दूसरा, ये मरियम्मन गॉडेस को डेडिकेटेड है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ये टेम्पल जो है ये तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में लोकेटेड है। और दूसरा, ये गॉडेस दुर्गा जो है, दुर्गा, महाकाली, आदि शक्ति, ये इनका एक अवतार मानी जाती है। मरियम्मन, गॉडेस मरियम्मन, ये उनका बेसिकली अवतार मानी जाती है, इसलिए उनके लिए ये डेडिकेटेड है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, दैट इज़ वाई आवर आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2। देन आता है कि क्वेश्चन 44, हमको यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं, KF-51 पैंथर, अब्राम्स M1A2 एंड जोरावर। हमको बताना है ये पर्टिकुलरली किस टाइप की किन चीज़ों के नाम हैं। तो ये ड्रोन्स के नाम है, टैंक्स के नाम है, सेटेलाइट्स के नाम है या बायलेटरल एक्सरसाइज के नाम है। सो द आंसर इज़ बी, मिलिट्री टैंक। तो ये KF-51 पैंथर जो है ये जर्मनी का टैंक का नाम है एक, एब्राम्स M1A2 अमेरिकन टैंक का नाम है, और जोरावर इंडिया की एक एजेंसी DRDO इन्होंने ये डेवलप किया है। ये बहुत ही लोकली लाइट टैंक है जो अभी इसकी ट्रायल चल रही है और ये DRDO और L&T ने मिल के बनाया है। सो आंसर इज़ बी। देन उसके बाद हमको एक मिशन का नाम पूछा है, एक्सियोम 4 मिशन। हमको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है इसके लिए कि एक्सियोम 4 मिशन किस लिए बनाया गया है। सो द आंसर इज़ बी। यहाँ पे ये बेसिकली एक प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है जो ISS में, जैसे अभी क्या होता है, नासा अपने रॉकेट बना के लॉन्च करके ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे लोगों को ले जाता है। एक्सियोम 4 मिशन जो है एक प्राइवेट कंपनी का मिशन है जो बेसिकली प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स को ISS पे ले जाएगा अदर देन नासा। तो ये भी आपको याद रखना है, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट मिशन। देन उसके बाद एक हमको स्टेटमेंट दिया है, एक इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX से रिलेटेड हमको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, हमको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो IIBX जो है ये पहली बार यूनियन बजट 2020-2021 में अनाउंस किया गया था ताकि ज्वेलर्स के लिए गोल्ड इंपोर्ट जो है वो ईजी हो जाए। और दूसरा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSC जो है इसके लिए नोटिफाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि कौन कौन से क्वालिफाइड ज्वेलर्स हैं जो डायरेक्टली इसके थ्रू गोल्ड को इंपोर्ट कर सकते हैं ताकि प्रोसेस इजी हो पाए। तो इसमें आंसर डी है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। IIBX जो है ये पहली बार यूनियन बजट, सॉरी इसमें नॉट करेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसके हिसाब से आंसर नाइदर 1 और 2 हो जाता है। IIBX जो है ये यूनियन बजट 2020-2021 में बनाया गया था गोल्ड के इंपोर्ट को की प्रोसेस को और इजी बनाने के लिए, ताकि ज्वेलर्स को बहुत ज़्यादा मतलब जो परेशान होना पड़ता है कि कहाँ से मंगवाना है, कैसे मंगवाना है, वो ना होना पड़े। इसके अंदर में ज्वेलर्स जो हैं वो अपने आप को एक्सचेंज पे, इस एक्सचेंज पे एनरोल कर सकते हैं
और उसके बाद उनको यहाँ पे एक नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ज़रूरत होती है वो भी आप प्रोवाइड किया जाता है फिज़िकली गोल्ड और सिल्वर ख़रीदने के लिए। इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो उनको ख़रीदना आसान हो जाता है और दूसरा मंडी की तरह ये काम करता है, तो वहाँ पे एक्चुअल में जो प्राइस होना चाहिए मार्केट के हिसाब से वही प्राइस पे इनको गोल्ड और सिल्वर मिलता है। सो द आंसर बिकम्स डी, नाइदर 1 एंड 2, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए इनकरेक्ट कोई भी नहीं है। देन उसके बाद नेट ज़ीरो से रिलेटेड हमको दो स्टेटमेंट दिए, हमको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। नेट ज़ीरो टारगेट, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इसका मतलब है ये कार्बन एमिशंस में ओवरऑल बैलेंस अचीव करना चाहता है, जितनी कार्बन हम एमिट करते हैं उतना ही हम एब्जॉर्ब करें, इसको नेट ज़ीरो अचीवमेंट बोला जाता है। और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग को अगर हमको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रेस्ट्रिक्ट करना है, मतलब हम चाहते हैं अगर ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना जाए पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर में, तो उसके अंदर में हमको बाय द ईयर 2030 एमिशंस 25% तक कम करने पड़ेंगे अपने CO2 के, और 2050 तक हमको नेट ज़ीरो का टारगेट अचीव करना पड़ेगा। तो आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो द आंसर इज सी, इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर में हमको नेट ज़ीरो टारगेट अचीव करना है, मतलब जितना CO2 हम छोड़ते हैं पॉल्यूशन के थ्रू या अलग अलग तरीके से इंडस्ट्रीज़ मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, उतना ही हमको CO2 एब्जॉर्ब भी करना है। तो यहाँ पे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर में हमारा टारगेट है 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग ना होने देना। इसको अचीव करने के लिए हमको एमिशन CO2 के एमिशन 2030 तक 45% रिड्यूस करने पड़ेंगे, तब जाके हम 2050 तक नेट ज़ीरो जो है उस टारगेट को हम अचीव करने की डायरेक्शन में और आगे बढ़ेंगे। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये संपूर्णता अभियान से रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला, ये नीति आयोग का एक पूरे एक साल का साल भर का कैंपेन है जो नीति आयोग ने लॉन्च किया है। और सेकंड, इसका मेन फोकस है एस्पिरेशनल ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट जो हैं वहाँ पे 5 की सोशल सेक्टर इंडिकेटर्स को इम्प्रूव करने के लिए काम करना। तो यहाँ पे आंसर इज़ डी, ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। पहला तो संपूर्णता अभियान एक साल का नहीं है, ये 3 महीने का कैंपेन है। कैंपेन नीति आयोग का ही है, लेकिन इसका मेन काम है जो 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं, मतलब हमारे सबसे बैकवर्ड 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, हमारे जो सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं कंट्री के, वहाँ पे 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक जो जिनको डेवलपमेंट या जिनके सोशल इंडिकेटर इम्प्रूव करने के लिए हम काम कर रहे हैं, उनमें 12 की सोशल इंडिकेटर को इम्प्रूव करने के लिए हमको काम करना है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। दैट इज़ वाई द आंसर इज़ डी, नाइदर 1 नॉर 2। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ इनमें से किस एजेंसी ने एक इंडेक्स लॉन्च किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ताकि वो कंट्रीज़ में AI को लेके, हर कंट्रीज़ जो हैं AI को लेके, कौन सी कंट्री AI को लेके कितना प्रिपेयर्ड है उस चीज़ को एसेस और रैंक कर पाए। तो यहाँ पे आपको ये 4 एजेंसी के नाम दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी एजेंसी इंडेक्स निकालती है। सो द आंसर इज़ IMF ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स निकाला है जो 174 कंट्रीज़ को रैंक करती है, ये चेक करने के लिए कि कौन सी कंट्री AI को लेके कितना प्रिपेयर्ड है। सो यहाँ पे द आंसर इज़ A। देन उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हमको एक कंट्री और एक जॉइंट एक्सरसाइज दी हुई है जिसके साथ हम करते हैं, जिसके साथ जो, तो उसको हमको मैच करना है कि या क्या ये पेयर सही है या नहीं है। जैसे इंडिया बांग्लादेश के बीच में एक्स समप्रीति एक्सरसाइज होती है, इंडिया USA अजय वॉरियर एक्सरसाइज होती है, और इंडिया UAE के बीच में अल नगा एक्सरसाइज होती है। हमको बताना है कितने पेयर करेक्टली मैच है। इसमें से सिर्फ एक ही पेयर करेक्टली मैच है, दैट इज़ फर्स्ट वन, दैट इज़ वाई द आंसर इज़ A1 ओनली। एक्स संप्रीति इंडिया बांग्लादेश की आर्मी के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, हालांकि अजय वेरियर जो है ये इंडिया और UK के बीच में होती है, और अल नगा जो है ये इंडिया और रॉयल आर्मी ऑफ ओमान के बीच में होती है, ओमान की मिलिट्री के बीच में होती है। फॉर दैट रीज़न सेकंड एंड थर्ड आर रॉन्ग, दैट इज़ वाई द आंसर इज़ A1 ओनली। ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज हम अलग अलग कंट्रीज़ के साथ जो करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करिएगा क्योंकि ये प्रीलिम्स में आने के चांस काफ़ी अच्छे होते हैं इनके, क्योंकि हम रेगुलरली अब बहुत सारी एक्सरसाइजेज करने लगे हैं। सो दिस वाज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू जुलाई। हम ऐसे ही और क्वेश्चंस करंट अफेयर के सॉल्व करते रहेंगे ताकि हमारा करंट अफेयर का रिवीजन अच्छे से चलता रहे। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।